नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट क्राइम स्टोरीज हिंदी में। बात आज से 18 साल पहले दिसंबर 2006 की है। शायद आपको याद हो, हम बात कर रहे हैं दुनिया को झकझोर देने वाली उस हत्याकांड की जिसका नाम था निठारी हत्याकांड। ऐसा सनसनीखेज दर्दनाक हत्याकांड जिसमें आरोपी गिरफ्तार हो गए, 15 मामले उनके खिलाफ नामजद किए गए, लेकिन फिर 18 साल बाद उन्हें बरी कर दिया गया। पुलिस की टीम छानबीन में लगी थी। कोठी नंबर D5 के पीछे गंदे नाले से एक के बाद एक पॉलीथीन की बोरियां बाहर आ रही थी, जिनके अंदर थे मासूम बच्चों के नरकंकाल, खोपड़ियां और शरीर के टुकड़े। लोगों का कलेजा मुंह को आ गया था। एक के बाद एक सामने आते ही जा रहे थे। अपराधियों को हिरासत में ले लिया गया था। अपने आंचल के फूलों की इस दुर्गत को देखने के बाद भी मजबूर माँ बाप को कानून पर भरोसा था। उन्हें विश्वास था, वे जानते थे भले ही देर होगी पर न्याय जरूर मिलेगा। 18 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि लोग कोठी नंबर D5 पर फिर पत्थरबाजी करने लगे। आइए बिना समय गंवाए बेरहमी की सारी हदी पार करने वाले इस अपराध की सनसनीखेज कहानी की ओर बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी है 2005 की और कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक मुनिंदर सिंह पेंडेर, दूसरा उनका खानसामा सुरेंद्र कोहली। मुनिंदर सिंह पंडेर ने 2005 में नोएडा सेक्टर 31 में निठारी गांव के पास D5 नंबर की कोठी खरीदी थी। उनका अपना परिवार काफी सम्भ्रांत और प्रतिष्ठित था। परिवार के सभी सदस्य और रिश्तेदार चंडीगढ़ में रहते थे, लेकिन उन्होंने नोएडा को अपने रहने का ठिकाना बनाया था। वजह थी नोएडा में उनकी एक कंपनी जिसकी देखरेख उनकी जिम्मेदारी थी। मुरिंदर पंटेर काफी पढ़े लिखे, सभ्य दिखने वाले हाई प्रोफाइल के आदमी थे। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और वे एक लक्ष्य लेकर परिवार से दूर नोएडा में अकेले रहते थे और इसके कारण उन्हें खाना आदि बनाने के लिए एक सहायक की जरूरत थी। दूसरी तरफ सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला था और साल 2000 में ये मासूम सा दिखने वाला आदमी उत्तराखंड से दिल्ली आ गया, जहां से उसका संपर्क मुनिंदर सिंह पंडेर से हुआ। मुनिंदर सिंह पंडेर ने सुरेंद्र कोहली को रहने के लिए कोठी की छत पर ही बना हुआ एक कमरा दे दिया था, लेकिन क्योंकि मुनिंदर सिंह पंडेर को फैक्ट्री के काम से ज्यादातर शहर से बाहर ही रहना पड़ता था, इसलिए सुरेंद्र कोहली ही मालिक की तरह इस आलीशान बंगले में रहा करता था। मुनिंदर सिंह पंडेर थोड़े रंगीन तबीयत के आदमी थे, जिसके कारण उनकी कोठी में कॉल गर्ल्स का आना जाना लगा ही रहता था। कई बार कॉल गर्ल्स का इंतजाम करने में सुरेंद्र कोहली भी मालिक की मदद करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक बच्चों के गायब होने की घटनाएं सामने आने लगी। लोगों ने अनुभव किया था कि कोठी के पास स्थित पानी की एक टंकी के पास से ही अक्सर बच्चे गायब हो जाते हैं। कमाल की बात यह थी कि कभी कोई भी हाई प्रोफाइल बच्चे की गुमशुदगी नहीं पाई गई। गुमशुदा सभी बच्चे गरीब परिवारों के थे। गांव के लोगों का मानना था कि यह किसी भूत प्रेत का काम है। किसी को भी कोठी पर कोई शक नहीं था। माँ बाप बच्चे गायब होने की सूचना पुलिस को देते, पर पुलिस कोई खास कदम नहीं उठाती थी, क्योंकि पुलिस का मानना था कि माँ बाप अपने बच्चों की उम्र गलत लिखवा रहे थे। गायब होने वाले बच्चों में ज्यादातर लड़कियां ही थी, इसलिए पुलिस को लगता था कि वे किसी के साथ घर छोड़कर भाग गई होंगी, फिर खुद ही वापस आ जाएंगी। क्योंकि किशोरावस्था में गरीब तबके के लोगों में होने वाली ये बात आम थी। लेकिन लोगों का ध्यान कोठी D5 की तरफ तब गया जब 29 दिसंबर 2006 में एक महिला जो घरों में चौका बर्तन का काम करती थी, काम की जरूरत होने के कारण काम की बात करने गई। इसने मुनिंदर सिंह पंडेर की कोठी पर पहले भी साफ सफाई का काम किया था, लेकिन प्रेगनेंसी के कारण उसे ये नौकरी छोड़नी पड़ी थी। बच्चा होने के बाद वो फिर से उस कोठी पर काम करना चाहती थी, इसलिए इस लालच में कि काम जरूर मिल जाएगा, वे कोठी में गई। लेकिन उस दिन के बाद से ही महिला कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसका कोई अता पता नहीं चल पाया। उसके जान पहचान और परिवार वालों ने उसे बहुत ढूंढा, पर वो नहीं मिली। तो परिवार वालों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। उसके घर वालों को शक था, वे कोठी से बाहर नहीं आए। लेकिन इस मामले ने नया मोड़ तब लिया
जब साथ में 2006 में पायल नाम की लड़की लापता हो गई। ये खबर ऐसी थी, इसने जैसे एक नया पिटारा खोल दिया हो, वो भी ऐसा जो सबकी कल्पना से भी परे था। उसने अपनी गवाही में बताया कि पायल उसके रिक्शे में मनिंदर पंडेर के इस खूनी कोठी में रिक्शे से आई थी। उसने रिक्शे वाले को कोठी के बाहर रुकने को कहा, वापस आकर पैसे देने की बात कही थी। काफी देर बाद जब वह वापस नहीं लौटी, तो रिक्शे वाले ने पैसे लेने के लिए कोठी का गेट खटखटाया। इस पर सुरेंद्र कोहली ने बताया कि पायल तो काफी देर पहले ही जा चुकी है, लेकिन रिक्शा वाला तो कोठी के सामने ही था। उसने पायल को निकलते हुए नहीं देखा। उसे शक हुआ। उसने ये बात तुरंत पायल के घर वालों तक पहुंचा दी। पायल के पिता नंदलाल ने आनन फानन में एफआईआर लिखवाई और साफ कहा कि उनकी बेटी कोठी से गायब हुई है। पायल के पिता पुलिस पर दबाव बनाने लगे। पुलिस ने गौर किया कि इस घटना के पहले ही निठारी से लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस को मामले की गंभीरता नजर आई और कुछ बड़ा घपला होने के अंदेशे से पुलिस आनन फानन में एक्शन में आ गई। पुलिस ने कोठी D5 पर छापा मारा और कोठी के अंदर दाखिल हुई, तो उन्हें वहां काफी शराब की बोतलें और आपत्तिजनक तस्वीरें फैली हुई मिली। पुलिस को जांच में कोठी के अंदर से पायल का फोन और पायल के कपड़े बरामद हुए। पुलिस ने उस नंबर के कॉल की डिटेल निकलवाई, तो पुलिस की मुंबई से लेकर और भी तमाम जगहों के नंबर मिले। उन नंबरों की जांच की गई, तो मुनिंदर सिंह पंडेर और कॉल गर्ल्स के संपर्क से जुड़े कई सुराग बाहर आ गए। लेकिन जांच में इसके सिवा कोई ऐसी खास चीज नजर नहीं आ रही थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन अपराध अपना पता खुद दे देता है। पुलिस के साथ ही लोकल लोग भी अंदर आ गए थे। कुछ लोगों ने नोटिस किया कि कोठी के बैक साइड में एक बड़ी ग्रिल लगी हुई थी, जिसके पीछे एक गंदा नाला बहता था। लोगों ने देखा, कोठी के ठीक पीछे वाली जगह पर नाले में काफी मात्रा में पॉलीथीन की बोरियां पड़ी थी। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। वहां पर तफ्तीश करने से पुलिस का शक बढ़ गया, तो उन्होंने तुरंत नगर पालिका से सफाई कर्मचारियों को बुलाकर उन बोरियों को निकलवाना शुरू किया। और जब उन बोरियों को खोलकर जांच कराई गई, तो जांच के बाद पुलिस कर्मियों के भी पसीने छूट गए, क्योंकि बोरियों में बच्चों के नरकंकाल थे। कुछ बोरियों में बच्चों की खोपड़ियां थी, कुछ में हड्डियां और बहुत से स्कूल बैग भी बरामद हुए थे। कोठी के पीछे नाले में ये बोरियां दूर तक फैली पड़ी थी और उनमें से हड्डियों के निकलने का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी और इस जांच में एक मासूम से दिखने वाले ऐसे आदमखोर नरपिशाच का राज सामने आया, जिसने एक दो नहीं बल्कि 17 मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाकर दरिंदगी की सारी सीमा लांघ दी थी। 8 फरवरी 2007 को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने मुनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को 14 दिनों के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया और 28 फरवरी और 1 मार्च 2007 को इस दरिंदे अपराधी सुरेंद्र कोहली ने दिल्ली में अपना इकबाले बयान दर्ज करवाया, जिसमें उसने कबूल किया कि वो गांव के भोले भाले मासूम बच्चों को बुलाकर पहले उनके गला घोट के मारता था, फिर उनके निर्जीव शरीर के साथ दुष्कर्म करता था। उसके बाद लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता था। इतना ही नहीं, कई बार वे उन मासूम की लाश के चुनिंदा टुकड़े पकाकर खाया भी करता था और बाकी कोठी के पीछे नाले में बहा देता था। उसने ये भी कबूल किया कि उसकी इस दरिंदगी की जानकारी उसके मालिक मुनिंदर सिंह पंडेर को नहीं थी। उसने कबूल किया कि जब उसके मालिक कॉल गर्ल्स के साथ कमरे में रात गुजारा करते थे, तो वे उन्हें छुपकर देखता था और अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए जब ये कॉल गर्ल्स के पास जाता था, तो शारीरिक शक्ति में कमी होने के कारण कॉल गर्ल्स उसका मजाक उड़ाती थी, जिसके बाद उस पर हैवानियत सवार हो जाती थी। इसलिए उसने खुद को संतुष्ट करने का ये बेहतरीन तरीका ढूंढा। निठारी कांड में सीबीआई ने अपराधियों के खिलाफ 16 मामले दर्ज किए थे, जिसमें सीबीआई की कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को 14 मामलों में दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि मनिंदर सिंह पंडेर के खिलाफ 6 मामले दर्ज किए गए और इनमें से 3 मामलों में कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। आइए सिलसिलेवार तरीके से जाने इस केस में कब क्या हुआ। 29 दिसंबर 2006 को D5 के मालिक मनिंदर सिंह पंडेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया गया और 30 दिसंबर को छापेमारी में कोठी के पीछे नाले से बच्चों के कंकाल मिले। 5 जनवरी 2007 को यूपी पुलिस दोनों अपराधियों को नार्को परीक्षण के लिए गांधीनगर ले गई, जिसके ठीक बाद 10 जनवरी को सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। 11 जनवरी 2007 को सीबीआई ने मकान के निकट नरकंकाल और हड्डियां बरामद की
और 12 जनवरी को मनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली से सीबीआई द्वारा देर तक पूछताछ की गई, जिसके बाद 20 जनवरी को यूपी सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अपनी रिपोर्ट दाखिल की, जिसके बाद 8 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने पंडेर और सुरेंद्र कोहली को 14 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया, जहां 28 फरवरी को सुरेंद्र कोहली ने दिल्ली में अपने इकबालिया बयान दर्ज कराए। इन बयानों की वीडियोग्राफी भी की गई। 22 मई 2007 को सीबीआई ने गाजियाबाद की अदालत में इस भयानक मामले का पहला आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें मनिंदर सिंह पंडेर पर हल्के आरोप लगाए गए। सुरेंद्र कोहली पर अपहरण और हत्या के आरोप लगाए गए, जिसके बाद 13 दिसंबर को गाजियाबाद के विशेष सीबीआई ने मनिंदर सिंह पंडेर के खिलाफ 2 किशोरियों से रेप तथा उनकी हत्या के मामले में आरोप तय किए। 12 फरवरी 2009 में विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने पंडेर और कोहली को हत्या का दोषी ठहराया। वहीं 13 फरवरी 2009 को निठारी में सिलसिलेवार 19 हत्याओं में से एक 14 वर्षीय रिम्पा हालदार के साथ और उसकी हत्या के लिए विशेष अदालत ने पंडेर तथा कोहली को मौत की सजा सुनाई। 4 मई 2009 को कोहली को आरती प्रसाद की हत्या का दोषी पाया गया। उसे 12 मई को दूसरी बार मौत की सजा सुनाई गई। 28 नवंबर 2009 को फिर कोहली को मजदूर पप्पूलाल की 8 वर्षीय लड़की रचना लाल की हत्या के जुर्म में तीसरी बार मौत की सजा सुनाई गई। साथ ही तारीख 22 दिसंबर 2009 को कोहली को चौथी बार मौत की सजा सुनाई गई। 7 सितंबर को सुरेंद्र कोहली की मौत की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। 2014 को सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर को 20 वर्षीय पिंकी सरकार की हत्या और बलात्कार के प्रयास में सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया। इस तरह सभी मामलों में सुनवाई और फैसलों के चलते 18 वर्ष का लंबा समय बीत गया। मासूम बच्चों के अभिभावक दिल पर पत्थर रखकर इंसाफ का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक उनका धैर्य उस पर जवाब दे दिया गया। 16 अक्टूबर 2023 को खबर आई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वशिष्ठ सुरेंद्र कोहली और अय्याश मनिंदर सिंह पंडेर को इतने संगीन इल्जामों से बरी कर दिया है। तो कोई इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अदालतों द्वारा सुरेंद्र कोहली को 10 से अधिक मामलों में पहले ही फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। वहीं मनिंदर सिंह पंडेर को भी 3 मामलों में फांसी की सजा मिली थी। फिर भला वह कैसे बरी हो सकते थे? इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर नोएडा में इस हत्याकांड के पीड़ित मासूम बच्चों के अभिभावक ने इस फैसले के प्रति अपनी असंतुष्टि दिखाते हुए अदालत से इस पर प्रश्न किया, अगर इन दोनों अपराधियों ने उनके बच्चों की हत्या नहीं की, तो आखिर किसने हत्या की? फैसले पर सफाई देते हुए सीबीआई ने केस की शुरुआत में मनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली दोनों पर इस हत्याकांड का पूरा आरोप लगाया था, लेकिन बाद में इस मामले में सिर्फ सुरेंद्र कोहली को ही आरोपी बनाया गया और सारा दोष उस पर मढ़ दिया गया। अदालत के अनुसार केस से संबंधित सभी कंकाल पुलिस को नाले में मिले थे, जो निठारी में बनी कोठी नंबर D5 और D6 दोनों ही सीमा पर थे। साथ ही इस केस में एक भी कंकाल की बरामदगी मनिंदर सिंह पंडेर के घर से नहीं हुई थी। सभी शवों के धड़ गायब थे और यह शक जताया गया कि यह मामला अंगों की तस्करी का भी हो सकता है, क्योंकि छोटे बच्चों के अंग प्रत्यारोपण की बेहद मांग रहती है। साथ ही शवों को जिस तरह से काटा गया था, उसमें किसी अनुभवी डॉक्टर के शामिल होने की आशंका थी। मनिंदर सिंह पंडेर की कोठी D5 के ठीक पड़ोस D6 में रहने वाले डॉक्टर अमित जिन्हें मानव तस्करी के आरोप में पकड़ा भी जा चुका था, उनका बयान पुलिस ने दर्ज किया था। साथ ही शवों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अमित ये भी शक जताया था कि एक शव को सड़ने में 3 महीने का समय लगता है और पूरी तरह सड़ने में लगभग 3 साल तक का समय लग जाता है। अगर कुछ बच्चे 1 साल पहले गायब हुए थे, तो उनके शवों की हड्डियां क्यों मिल रही थी? याद रहे कि इस केस में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर ने नरभक्षण के मामले की बात खुद कबूली थी और जांच में भी सामने आया था कि 19 बच्चों और महिलाओं के साथ हत्या और रेप किया गया था और बाद में शव के टुकड़े-टुकड़े किए गए थे। पुलिस जांच में भी कोहली ने नरभक्षण की बात कबूली थी। दरअसल हमारा कानून सबूत मांगता है और इस केस में ऐसी तीन चीजें थी जिसका फायदा कोहली के वकीलों को मिल गया। आइए जानते हैं वो 3 चीजें क्या थी। सबूत अगर इकट्ठा करने में लापरवाही, अपराधियों के बयानों को टेप गायब होना और फॉरेंसिक सबूतों की कमी। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अभी न्याय के दरवाजे बंद नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा अभी पीड़ितों के लिए खुला है। सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर पर आए हाई कोर्ट के फैसले को सीबीआई ने भी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। सीबीआई के वकील संजय कुमार यादव का कहना है कि इन सबूतों के आधार पर अदालत ने कोहली को मिली फांसी की सजा पर मुहर लगाई थी।
ऐसे में हाईकोर्ट का ये फैसला हैरान कर देने वाला है। इन सब के बीच सबके दिमाग में यही सवाल अभी भी है कि अगर वे दोनों कातिल नहीं तो उन मासूमों की हत्या किसने की? बेरहमी से उनके साथ दुष्कर्म फिर टुकड़े किसने किए? आखिर इस घिनौने कांड का ज़िम्मेदार कौन है? कौन? फैसला आप करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपकी नज़र में क्या सही है और क्या गलत है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय-बाय, धन्यवाद।